हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने एल्केलाइन ग्रुप के जितने भी मेटल्स थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपकी रिएक्शन थी वो थी रिएक्शन विद अमोनिया। कि रिएक्शन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो आपका डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन जनरेट होता है। वो किसकी वजह से होता है वो भी हमने देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन देखी थी कि कैसे ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम दो और आपकी रिएक्शन है एल्केलाइन मेटल की वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी रिएक्शन है जो आपके 7th नंबर की आएगी वो आएगी रिएक्शन विद एसिड्स। किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। देखिए ये सबको पता है कि जो भी आपके मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है या हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो आप कोई सी भी मेटल ले लीजिए, ठीक है। या हम लिख सकते हैं ऑल मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स releases H2 gas when react with acids, ठीक है। जितने भी आपकी एल्कली मेटल्स है जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जो भी मेटल्स लाई करती है वो सब क्या करती है आपकी, जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो किसी भी एसिड के साथ, सपोज करो H2SO4 के साथ रिएक्शन हमने करवाई तो ये क्या बनाएगा आपका M2SO4 और साथ में H2 गैस जो होती है वो आपकी रिलीज होती है, ठीक है। M2SO4 प्लस H2, ठीक है। H2 जो गैस है आपकी वो रिलीज होती है। ये इसकी सिंपल प्रॉपर्टी है, ये 9th-10th में भी आपको मिल जाती है, शो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो देखिए केवल और केवल लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? नाइट्राइड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओनली लिथियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन and form its nitride। बाकी कोई भी और मेटल, एल्कली मेटल, कोई भी लिथियम के अलावा N2 के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करती है। देखिए होता क्या है, ये आपका Li प्लस है और N जो होता है -3 की फॉर्म में रहेगा। क्रिस्कोस हमने फॉर्मूला देख ही लिया है, जो बनेगा आपका Li3n, ये बनेगा लिथियम नाइट्राइड। ये किस किस से फॉर्म बनेगा आपका? लिथियम प्लस N2 से, ठीक है। इसको रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ये 3 ये हाफ। तो ओनली एंड ओनली lithium can react with directly react with nitrogen N2 gas and form नाइट्राइड कंपाउंड्स, ठीक है। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देखिए नाइट्राइड कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्टली, जो मेटल होती है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। तब जो आपका बनता है वो होता है लिथियम नाइट्राइड। इसको हम बोल भी सकते हैं मेटल्स डायरेक्टली react with nitrogen to form नाइट्राइड्स, ठीक है। ये होते हैं आपके नाइट्राइड एलिमेंट, या हम कह सकते हैं नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स। टू फॉर्म नाइट्राइड इज नोन एज नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स। नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो आपके, वो मेटल नाइट्राइड, वो मेटल्स जो आपके डायरेक्टली रिएक्शन शो करते हैं नाइट्रोजन के साथ और क्या फॉर्म करते हैं? नाइट्राइड। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब लिथियम के अलावा और कोई मेटल है? लिथियम के अलावा आपका
जो आपका एल्कली ग्रुप है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है, उसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम ये भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जो ये रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है ना। लिथियम के अलावा बेरिलियम और मैग्नीशियम भी, लेकिन एल्कली मेटल में लिथियम के अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितने भी मेटल हैं ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब इन नाइट्राइड का आप हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस मीन्स इनकी रिएक्शन करवाते हो H2O के साथ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है NH3 गैस। आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसी में मैं लिखवा देता हूँ, when lithium nitride reacts with H2O, it produce NH3 गैस, NH3 गैस। तो आपके NH3 अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, Li3n जब रिएक्ट करता है आपके H2O के साथ, तो आपके प्रोडक्ट बनेगा LiOH और साथ में बनेगा आपके NH3 गैस, ठीक है, ये रिलीज होती है। आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, 3Li, नाइट्रोजन 1, H2 के यहाँ पे है 3 6 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, प्लस O2, आपके 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि जो आपके नाइट्राइड होते हैं, लिथियम नाइट्राइड, उनका जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस मीन्स H2O के साथ रिएक्शन, तो आपके एक तो बेसिक सॉल्यूशन बनता है और साथ में NH3 अमोनिया गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, आपके एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके 8 टाइप की रिएक्शन हुई जो एल्कली मेटल शो करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम वो पढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इनके कॉमन कंपाउंड होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। देखिए आप हेडिंग लिखिए, हेडिंग नोट कीजिए, कॉमन कंपाउंड एंड कॉमन कंपाउंड्स ऑफ alkali metals and their properties। देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। किसके बारे में? ऑक्साइड के बारे में। ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या रिएक्शन शो करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए 3 टाइप के ऑक्साइड होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। मोनो ऑक्साइड होता है, एक परऑक्साइड होता है और एक क्या होता है आपका सुपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। एक तो आपका होता है मोनो ऑक्साइड, ठीक है, एक होता है आपका परऑक्साइड और एक और क्या होता है आपका सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये क्लियर है। मोनो ऑक्साइड क्या होता है, O2- की फॉर्म में रहेगा, जबकि परऑक्साइड क्या होगा, O2- की फॉर्म में, और सुपर ऑक्साइड O2- की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये हमें पता है। अगर इनके हम कंपाउंड लिखने चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आपके Li2O, इसका Na2O2, और इसका क्या लिख सकते हैं हम, KO2 लिख सकते हैं, RbO2, CSO2, ठीक है। ये आपके सुपर ऑक्साइड हो गए, ठीक है। ये होते हैं मोनोऑक्साइड, ये होते हैं परऑक्साइड और ये होते हैं आपके सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होती है इनकी, जब भी आप रिएक्शन कराओगे, जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं उनकी जब आप रिएक्शन कराओगे तो वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, तो आपके अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ हम पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑल ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विथ वाटर,
व्हेन रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस डिफरेंट सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं विथ वाटर प्रोड्यूस बेसिक सॉल्यूशन। आपका बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। देखिए क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराएंगे Li2O की किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, Li2O की हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, तो हमें बनता है LiOH। ये हमें मेनली तौर पे बनता है, जो मिलेगा वो मिलेगा आपका LiOH, ठीक है। इसको रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो ट्वाइस Li हो गया, O हो गया 2 और H2, ठीक है, ट्वाइस LiOH आपका बेसिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। लेकिन आप जब आप पेरोक्साइड की रिएक्शन कराओगे, पेरोक्साइड कौन है आपका Na2O2, इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको NaOH इसका बेसिक सॉल्यूशन तो मिलेगा ऐसे ही, साथ में आपको पेरोक्साइड भी मिलेगा। क्या मिलेगा, पेरोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, ट्वाइस NaOH ट्वाइस Na। हाइड्रोजन कितने हैं आपके, ऑक्सीजन 2 2 2 2, यहाँ पे 2 हो गए, हाइड्रोजन आपके 4 और 4, ये हो गए आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। अब अगर आप सुपर ऑक्साइड की बात करो, किसकी बात करो, सुपर ऑक्साइड की, और इसकी अगर आप रिएक्शन कराओ तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन KOH का मिलेगा, साथ में आपको पेरोक्साइड भी मिलेगा और साथ में आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। जब आप मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो H2O वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको LiOH का सॉल्यूशन मिलता है बेसिक, ठीक है। लेकिन जब आप पेरोक्साइड की रिएक्शन कराते हो तो आपको NaOH के साथ साथ पेरोक्साइड भी मिलता है, ठीक है। और जब आप सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो H2O के साथ तो आपको बेसिक सॉल्यूशन KOH का तो मिलेगा, उसके अलावा आपको पेरोक्साइड भी मिलेगा और साथ में O2 गैस भी मिलेगी, ठीक है। तो इनके एक प्रोडक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप ट्वाइस के हाइड्रोजन कितने हुए 2 2 4, यहाँ पे कितने 2, ये हो गए 6 2 2 2, ओके। ऑक्सीजन भी हो गया आपके बैलेंस, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो आपको इंपॉर्टेंट हो, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं इनके ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स के कलर के बारे में कि इनका कलर कैसा होता है, ठीक है। एक बार इसे नोट कीजिए आप। ओके, तो देखिए अब हम बात करेंगे इनके कलर्स के बारे में कि जो आपके मोनोऑक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड होते हैं और सुपर ऑक्साइड होते हैं, वो किस टाइप के आपका कलर का शो करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो कि मोनोऑक्साइड एंड पेरोक्साइड ये तो होते हैं आपके कलरलेस। क्या होते हैं आपके, कलरलेस, ठीक है। और हम कह सकते हैं कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। दूसरे होते हैं आपके सुपर ऑक्साइड। क्या होते हैं आपके, सुपर ऑक्साइड। जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं आपके कलर्ड। क्या होते हैं, कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्सीजन का MOT आपको पता होगा। अगर O2 के बारे में हम बात करें तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम MOT शो करें, देखिए ऑक्सीजन के लिए जो नीचे के 8 हैं वो मैंने नहीं बनाए, ठीक है ना। ये है आपका सिग्मा 2pz, ये आपका पाई 2px, ये आपका पाई 2py, ठीक है। ये आपका पाई स्टार 2px, ये आपका पाई स्टार 2py, ठीक है। और ये है आपका सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 8 तो नीचे हो गए, ठीक है। अब बचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हो गए O2 में। और O2 में आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये इसका नेचर जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे सुपर ऑक्साइड की, मतलब O2 माइनस, ठीक है। O2 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा,
एक इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया। अब इसके पास क्या बचा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास सुपर ऑक्साइड में, ठीक है ना। इसी वजह से आपका जो सुपर ऑक्साइड होता है वो नेचर कैसा होता है, एक तो पैरामैग्नेटिक होता है और कलर शो करता है। क्यों, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, और फिर जब वहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है तो क्या करता है, एक फिक्स्ड आपके वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है उसको एमिट करता है, जिसकी वजह से आपको कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये होता है आपके कलर, और ये बाकी होता है आपका पैरामैग्नेटिक। अगर हम बात करें पेरोक्साइड के बारे में, मोनोऑक्साइड होता है आपका O2 या O2-, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कलरलेस होते हैं। अगर हम पेरोक्साइड की बात करें तो ये क्या होता है, O2-2-, 2- मतलब एक इलेक्ट्रॉन और, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। क्या आ गया आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। एक इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से क्या हो गया, ये अब हो गया आपका पेयर्ड। क्या हो गया आपका, पेयर्ड हो गया। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो कलरलेस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। एक तो ही ये बात, ठीक है, मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करें, अगर हम बात करें किसके लिए, मोनोऑक्साइड की हम बात करें, ठीक है। मोनोऑक्साइड जैसे आपके Li2 है, Na2 है एंड K2O, ठीक है ना। ये तो हुए आपके मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये आपके नॉर्मल होते हैं कलरलेस, ठीक है। क्या होते हैं, कलरलेस। लेकिन Rb2O और CS2O ये होते हैं आपके कलर्ड। क्या होते हैं आपके, कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं कलर्ड, और इनका जो कलर होता है ये होता है आपका, इसका जो कलर होता है ये होता है आपका पेल येलो। क्या होता है, पेल येलो। और CSO2 का कलर होता है आपका ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ठीक है। ये होते हैं कलर्ड। क्यों, क्योंकि इन मोनोऑक्साइड में होता क्या है, कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में आपके सुपर ऑक्साइड भी अवेलेबल होते हैं। देखो जब क्या होती है, रिएक्शन होती है ना, तो उसमें आपका 100% आपका मोनोऑक्साइड नहीं रहता है, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पेरोक्साइड, ये आपका सुपर ऑक्साइड अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ कलर शो होता है। तो हम कह सकते हैं शोज कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड। तो इनमें क्या होते हैं, आप इनके सुपर ऑक्साइड भी अवेलेबल होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, इनका नेचर कलरफुल हो जाता है, ठीक है। ये कलर शो करते हैं। ये तो हुई मोनोऑक्साइड के केस में। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड के केस में, पेरोक्साइड भी क्या होते हैं आपके कलरलेस, तो उसमें भी एक ऑप्शन, एक आपका एक्सेप्शन है। पेरोक्साइड में आप देखो Na2O2 की बात करें तो इसका भी कलर होता है, वो होता है आपका येलो कलर, ठीक है। येलो कलर ये शो करता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसमें भी क्या होती है आपके सुपर ऑक्साइड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये भी आपका येलो कलर शो करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये एक्सेप्शन है, तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, हो जाएंगे याद मोनोऑक्साइड और पेरोक्साइड के केस में। बाकी जो भी आपके नॉर्मल है मोनोऑक्साइड पेरोक्साइड, वो कलरलेस होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं। इसके अलावा जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो आपके कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको MOT के जरिए बता दिया है, ठीक है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ये होते हैं आपके मतलब ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी, वो है आपकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है, या उनकी क्या क्या रिएक्शन होती है वो हम पढ़ेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट है
टर्म वो है आपका कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किस तरह की रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, सेकंड जो है हमारा पॉइंट वो है आपका कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या क्या रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो कार्बोनेट्स होते हैं, अगर हम बात करें किसके बारे में, कार्बोनेट्स के बारे में, ठीक है ना, ये जो होते हैं या इनकी अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो जितने भी आपके कार्बोनेट्स होते हैं, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बोनेट्स के बारे में। कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स, जितने भी आपके कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल। ऑल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट Li2CO3। Li2CO3 को छोड़ के आपके जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं। Li2CO3 क्या होता है, इसको जब आप हीट करते हो तो ये Li2O में कन्वर्ट होता है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है, ये डिकम्पोज होता है। बाकी जितने भी आपके कार्बोनेट्स हैं इसको छोड़ के, लिथियम को छोड़ के, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। केवल और केवल यही आपका डिकम्पोज होता है। तो अगर हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना हो, ठीक है ना, कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, अगर एल्कली मेटल के लिए कार्बोनेट का अगर हमें पूछा जाए ऑर्डर, तो Na2CO3, Na2CO3, K2CO3, उसके बाद Rb2CO3 और फिर CS2CO3। अगर इनके कार्बोनेट का अगर हमें ऑर्डर पूछा जाए थर्मल स्टेबिलिटी का, तो Li2CO3 क्या होता है, सबसे कम स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है, ये सबसे कम होता है। उसके बाद डाउन द ग्रुप जाने पे आपका क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। ये किसके लिए ऑर्डर है आपका, कार्बोनेट्स के लिए, ठीक है। अब अगर हम देखिए, अब अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट्स के बारे में, अब अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट्स के बारे में, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट्स के बारे में, तो बाइकार्बोनेट्स में क्या होता है, देखिए कोई भी आपका मेटल है, ठीक है, MnCO3, ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे तो ये आपका कन्वर्ट होगा M2CO3, ठीक है, एक तो M2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, साथ में आपका रिलीज करेगा H2O और CO2। इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, M2 2C 2C H2 H2 एंड ऑक्सीजन 6 3 4 6, ये है आपकी बैलेंस रिएक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो उसके मेटल कार्बोनेट प्लस H2O और CO2, ये जो होती है आपकी गैसेस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, आपकी गैसेस फॉर्म में, H2O भी और CO2 भी, ये इसमें डिकम्पोज होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, किसका, थर्मल स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर चेक करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले LiHCO3, फिर NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 और उसके बाद CsHCO3। तो सेम ऑर्डर फॉलो करता है जो आपका कार्बोनेट का होता है, ठीक है ना। ये है आपका बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोनेट्स ये होते हैं वाटर में सोल्यूबल। तो हम लिख सकते हैं कार्बोनेट्स के लिए, ऑल कार्बोनेट्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो
लेस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं वो आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए अब अगर हम बात करें किसके बारे में, बाइकार्बोनेट के बारे में अगर हम बात करें, ये तो है आपके हाईली सोल्यूबल, ठीक है। लेकिन जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। तो आप पॉइंट लिख सकते हो, बाइकार्बोनेट्स आर लेस सोल्यूबल देन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, एंड कैन बी प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी इनका फॉर्म हो सकता है, कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय सेचुरेटिंग विथ एक्सेस CO2। अगर इनकी आप विथ एक्सेस CO2, ठीक है, एक्सेस CO2 के साथ आप अगर रिएक्शन करवा देते हो तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाता है इनका इन कार्बोनेट सॉल्यूशन। देखिए होता क्या, मैं आपको रिएक्शन से बताता हूँ। कार्बोनेट सॉल्यूशन है आपका Na2CO3, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो CO2 के साथ, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन है तो साथ में रहेगा आपका H2O। तो जब आपकी रिएक्शन कराते हो तो आपके NaHCO3 फॉर्म होता है, ठीक है, और ये हो जाता है आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसको मतलब कार्बोनेट की रिएक्शन से भी आप बाइकार्बोनेट बना सकते हो, और वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप इस बाइकार्बोनेट को हीट करते हो, दोबारा, तो ये दोबारा क्या होता है, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, कार्बोनेट में, NO2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में, मतलब रिवर्स रिएक्शन है। अगर आप Na2CO3 में एक्सेस CO2 पास करो उसके सॉल्यूशन में, तो आपके प्रेसिपिटेट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। लेकिन आप उसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो आपको दोबारा से सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में H2 और CO2 फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की जो इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसे नोट करो आप फिर इसके बारे में हम और रिएक्शन पढ़ते हैं, नाइट्राइड, क्लोराइड और सल्फेट के बारे में, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, वो है आपकी नाइट्रेट्स। क्या है आपकी, नाइट्रेट्स। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, वो है आपकी नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। जितने भी आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आप लिखिए, all alkali metals forms water soluble nitrates of MnO3 टाइप। ये क्या बनाते हैं, MnO3 टाइप के वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये तो होगी एक बात, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो लिथियम होता है, अगर हम इसकी बात करें थर्मल डीकम्पोजिशन की, इसमें हम बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो जो लिथियम का नाइट्रेट होता है दो तरीके से होता है। देखिए एक्सेप्शन है इसमें, जो आपका लिथियम का नाइट्रेट होगा LiNO3, ये जो डिकम्पोज होता है आपका, ये डिकम्पोज होता है Li2O प्लस NO2 प्लस O2 में डिकम्पोज होता है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, 2Ni 2Ni 2N 2N 6 ऑक्सीजन 4 5 6, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो लिथियम नाइट्रेट होता है वो डिकम्पोज होता है Li2O ऑक्साइड प्लस NO2 में और O2 में। जबकि जो दूसरे अदर मेटल नाइट्रेट्स होते हैं MnO3, वो डिकम्पोज होते हैं आपके MnO2 में। किसमें,
नाइट्राइट में, किसमें, नाइट्रेट से किसमें डिकम्पोज होते हैं, नाइट्राइट में, और साथ में बनाएंगे आपके O2, ठीक है। ये डिफरेंस है। यहाँ पे एम मेटल कौन कौन सी हो सकती है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। तो ये मेन डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना रहता है कि जो लिथियम का नाइट्रेट होता है, सभी एक तो वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट बनाते हैं MnO3 टाइप की, ठीक है। अब उसमें अगर हम उसका थर्मल डिकम्पोजिशन देखें तो लिथियम का जो नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट, वो Li2O प्लस NO2 और O2 में डिकम्पोज होता है, जबकि जो दूसरे आपके नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, वो आपका नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। ये आपको ध्यान रखना है अदर मेटल्स के लिए, ठीक है। देखिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर सपोज करो लिथियम अगर आपका डिकम्पोज होता है LiNO2 की फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। ये जो रहता है आपका अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये फर्दर से डिकम्पोज हो जाता है Li2O प्लस NO2 में। ये होता है आपका अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि लिथियम का साइज होता है छोटा, ठीक है, और NO3 माइनस उसका साइज होता है बड़ा। तो लिथियम क्या करता है, जो एनायन है उसके क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो हम बोलते हैं फजांस रूल, जिसकी वजह से इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है, इसकी नाइट्रेट, ये जो होता है आपका LiNO2 नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है और फर्दर डिकम्पोज हो जाता है Li2O और NO2 में, ठीक है। इसलिए आपके बनता है Li2O और NO2, ठीक है। जबकि जो दूसरे नाइट्रेट हैं आपके, वो फर्दर नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है लिथियम और दूसरे अल्कली मेटल्स के बीच में, ठीक है। सिंपल नाइट्रेट्स में इतना ही होता है, इसको नोट करो आप। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सल्फेट्स के बारे में कि सल्फेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं सल्फेट्स के बारे में कि सल्फेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। फोर्थ जो आपका आता है वो आता है आपका सल्फेट। देखिए सल्फेट्स क्या होते हैं, जो जितने भी आपके एल्केली मेटल्स होते हैं, ऑल एल्केली मेटल्स फॉर्म सल्फेट्स, all alkali metals form sulfates of type M2SO4। M2SO4 टाइप के आपके सल्फेट्स बनाते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। अब अगर हम इनके सल्फेट देखें तो कौन कौन से सल्फेट होंगे आपके, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4 और CS2SO4, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके आयोनिक कैरेक्टर के बारे में कि आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, देखिए सब में क्या है, एनायन तो सब में सेम है, SO4 2 माइनस, ठीक है। अब क्या है आपका आयन डिफरेंस है, आयन क्या है आपके केटायन वो डिफरेंट है। तो हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है उतने ही ज़्यादा आपके क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होता है उतने ही आपके क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट होते हैं। और कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के। मतलब जिस केटायन का साइज, यहाँ साइज किसका है, केटायन का, जिस केटायन का साइज जितना छोटा होगा उसमें पोलराइजेशन करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अब अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। अब यहाँ पे लिथियम की साइज क्या है, सबसे छोटी। इसका मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, सबसे ज़्यादा। मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, सबसे कम। इसमें सबसे कम होंगे। और ये आपका ऑर्डर आ जाएगा किसके लिए, अगर हम आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखें इसमें, ये आपका आयोनिक कैरेक्टर, ये आपका ऑर्डर रहेगा सल्फेट्स के लिए, ठीक है। एक चीज़ तो ये रही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि all sulfates of metal, of alkali metal, all sulfates of alkali metal except lithium react with, or we can say combine with, क्या लिखेंगे हम, combine with, except lithium combine with the sulfates of ट्राइवेलेंट केटायन. क्या है, ट्राइवेलेंट केटायन टू फॉर्म एलम. ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. ठीक है, पहले इसको देखो. ऑल सल्फेट्स ऑफ एल्केली मेटल के जितने भी सल्फेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे Na2SO4 है, एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ के, वो कंबाइन होते हैं किसके साथ, ट्राइवेलेंट, कोई भी आपका केटायन है, मेटल केटायन, ठीक है, उसके सल्फेट्स के साथ रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं और एलएम का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ. आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. ठीक है, अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो और नोट करो. ठीक है, ओके. ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपका एलएम का फॉर्मेशन कैसे होता है. देखिए, एल्केली मेटल कोई भी ले लो आप, Na2SO4, ठीक है, ये आपका कंबाइन होता है किसके साथ, ट्राइवेलेंट केटायन. अब ये ट्राइवेलेंट केटायन कौन कौन से हो सकते हैं, ये Al3+ हो सकता है, Fe3+ हो सकता है, या क्रोमियम 3+ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ट्राइवेलेंट. ठीक है, ये जब आपका Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम के ट्राइवेलेंट केटायन के साथ जब कंबाइन होता है तो ये आपका फॉर्मेशन करता है किसका, एलएम का. Na2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2. ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एलम. क्या बोलते हैं हम, एलम. इसका जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो हम लिख सकते हैं, वो क्या होगा आपका, M2SO4 डॉट M डैश, या फिर M, इसको M भी बोल सकते हो सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है, M2SO4 का होल थ्राइस डॉट XS2. ये इसका क्या है, एलम का जनरलाइज फॉर्मूला है. ठीक है, यहाँ पे M ये वाला क्या है, ये है आपका एल्केली मेटल. क्या है आपका, एल्केली मेटल. ठीक है, और ये जो M है, या इसको M डैश बोल लीजिए आप, ये जो M डैश है वो क्या है आपका, ट्राइवेलेंट केटायन. क्या है आपका, ट्राइवेलेंट केटायन. ठीक है, तो ये होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ एलम, एलम का जनरल फॉर्म. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है खास, जो कौन शो करते हैं, सल्फेट्स शो करते हैं. कौन से, एल्केली मेटल के, कि वो किसी भी ट्राइवेलेंट केटायन के सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करके या कंबाइन होके एलम का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कीजिए. फोर्थ आपका सल्फेट. फिर हम इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं हैलाइड्स को लेके. ठीक है, आप इसको नोट कीजिए. ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. अब हम पढ़ते हैं हैलाइड्स के बारे में. किसके बारे में, हैलाइड्स के बारे में, कि हैलाइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है ना. फिफ्थ जो आता है आपकी टर्म, वो आती है आपकी हैलाइड्स, हैलाइड्स ऑफ एल्केली मेटल, हैलाइड्स ऑफ एल्केली मेटल्स. देखिए, आपके जितने भी एल्केली मेटल्स हैं वो सब क्या करते हैं, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल एल्केली मेटल्स फॉर्म हैलाइड्स ऑफ टाइप MX. MX टाइप के क्या है, ये आपके हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं. पहली बात. दूसरी बात ये कि अब इनको हैलाइड्स को बनाते कैसे. हैलाइड्स को बनाने की सिंपल रिएक्शन होती है कि आप किसी भी मेटल के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप करवा दो, उसका जो मेटल का एसिड है, उस हेलोजन का जो एसिड है HX,
उसके साथ रिएक्शन करा दो तो आपके पास बन जाएगा MX प्लस H2O। ठीक है, जैसे जैसे आपको NaCl बनाना है, क्या बनाना है NaCl, तो आप क्या करो NaOH की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये होता है फॉर्मेशन करने का तरीका। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हैलाइड के फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होती है वो होती है नेगेटिव। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। क्या है कि दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स of alkali metal is negative, is highly negative। देखिए इसका मतलब क्या है, आपकी जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की हैलाइड को फॉर्म करने की एल्कली मेटल की, वो क्या है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या है, आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आपका M सॉलिड है, ठीक है, इसको आपको बनाना है MX बनाना है आपको। ठीक है, MX किससे बनता है, M सॉलिड प्लस X2, ये आपकी गैस इससे बनता है आपका। ठीक है, ये होती है आपके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। ठीक है, M सॉलिड प्लस ऑक्सी ये X2 कोई भी आपकी जो गैस है, ठीक है, इससे आपका बनेगा MX हैलाइड। ठीक है, अब इससे जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है आपकी डेल्टा H फॉर्मेशन। डेल्टा H फॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड बना है, ये आपका हैलाइड बना है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, हीट ऑफ एंथैल्पी होगी फॉर्मेशन के लिए। इसको हम हीट ऑफ एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपका ये कंपाउंड स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा आपकी हीट रिलीज होगी, और ये आपकी जो हीट होगी वो क्या होगी उतनी ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि मोर स्टेबल will be the compound the delta H formation is more and more negative, more and more negative का मतलब क्या है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होती रहेगी। जितना ज़्यादा आपका ये कंपाउंड है स्टेबल रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज होती रहेगी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल इज हाईली नेगेटिव होती है। ठीक है, ये इसको नोट करो, फिर हम इसी के ऊपर थोड़ा और ध्यान देते हैं कि कैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फ्लोराइड के साथ और अदर जो भी आपके हैलाइड्स हैं उनके साथ। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इनमें पढ़ते हैं कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाओ, जैसे आप लिथियम से सीजियम जाते हो, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हो लिथियम से सीजियम की तरफ, तो आपके जो डेल्टा H होता है फॉर्मेशन का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तो हम पढ़ेंगे फ्लोराइड के लिए और एक पढ़ेंगे हम अदर हैलाइड्स के लिए। क्यों, क्योंकि फ्लोराइड का केस अलग होता है और बाकी के जो अदर हैलाइड्स होते हैं उनका केस क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर देखें, एक तो फ्लोराइड्स के लिए और एक है बाकी आपके अदर हैलाइड्स। ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं फ्लोराइड्स के। तो फ्लोराइड्स के केस में क्या होता है कि ऑन मूविंग down the group from lithium to cesium, the enthalpy of formation becomes more and more negative। क्या होती जाती है आपकी
और ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है, मतलब और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। किसके केस में? फ्लोराइड के केस में। फ्लोराइड के केस में क्या है, जैसे आप कंपेयर करो LiF, NaF, KF, RbF और CSF। इसमें केस में क्या होता है, देखो अब हमें बनाना है, जैसे CSF बनाना, CS किस में फॉर्म में रहेगा, CS प्लस और F माइनस। Li किस फॉर्म में रहेगा, Li प्लस और F माइनस में। तो अब आप मुझे बताओ, ये है आपका CSF। CS का आयन का साइज क्या है, बड़ा, मतलब उसकी केटायन बनाने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। ठीक है, मतलब केटायन बनाने की अगर उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है तो मतलब फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग शो करने की भी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। जबकि लिथियम का साइज क्या है, कम है, तो उसकी फ्लोराइड के साथ आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी भी क्या है, कम। तो हम कह सकते हैं कि CSF जो है उसकी डेल्टा H जो होगी फॉर्मेशन की, वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो हुआ किसके लिए, केवल और केवल फ्लोराइड के केस में। लेकिन अगर हम अदर हैलाइड्स की बात करें, वेयर एज फॉर अदर हैलाइड्स on moving down the group from lithium to cesium, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम डेल्टा FH0 भी लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। यहाँ मोर एंड मोर था, तो यहाँ क्या होगा, लेस एंड लेस नेगेटिव, मतलब कि वो पॉजिटिव की तरफ जाती जाएगी। ठीक है, तो अगर लिथियम के केस में फ्लोराइड का केस है तो ये रहेगा। लेकिन आपका अगर बाकी कोई सा भी हैलाइड हो और उसका अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, आपका मतलब टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होगा, आपका जो डेल्टा H है फॉर्मेशन का वो क्या होगा, लेस एंड लेस नेगेटिव, मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है फ्लोराइड के केस में और अदर हैलाइड्स के केस में, कि कैसे उनका जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है डेल्टा H फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्लोराइड के केस में। ठीक है, एक बार आप इसे नोट करो, फिर हम फ्लोराइड की या जो भी आपके हैलाइड्स हैं उनकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है डिफरेंट, उसके बारे में हम पता करते हैं। ठीक है ना, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तो हमने क्या किया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था, उसको हमने कंपेयर किया। ठीक है, हैलाइड्स के लिए। अब हम कंपेयर करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को। किसको कंपेयर करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को, कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप लिखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, अगर हम हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम दो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी, एल्केली मेटल अगर आपके लिए सेम है तो। दूसरे केस में क्या होगी, अगर आपके पास हैलाइड सेम है तो। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम लेते हैं, फर्स्ट क्या है आपकी, इफ एल्केली मेटल इज सेम, इफ एल्केली मेटल इज सेम, मेटल इज सेम। ठीक है, अगर आपके पास एल्केली मेटल सेम है तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा आपका फ्लोराइड्स का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, और फिर रहेगा आपका आयोडाइड्स। ये आपका ऑर्डर रहेगा मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। कब, जब आपका एल्केली मेटल सेम हो, जैसे LiFO, एल्केली मेटल सेम है तो LiCl, LiBr और Li। ठीक है, या फिर NaF, NaCl, NaBr और Na। इस टाइप की अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो हम कौन सा लेंगे, फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। देखिए होता क्या है या कैसे ये ऑर्डर आया। अगर हम देखें आपका मेटल जो है केटायन वो तो क्या है, सेम है। अब डिपेंड करता है आपके एनायन पे। ठीक है, अगर हम साइज ऑफ एनायन लिखें, आप मुझे बताइए
साइज ऑफ एनायन का ऑर्डर, साइज ऑफ एनायन का क्या ऑर्डर होएगा, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, तो एफ माइनस सबसे कम, फिर सी एल माइनस, फिर बी आर माइनस और फिर आई माइनस, मतलब आई माइनस की बनने की या उसकी जो साइज है वो क्या है, सबसे बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेटिस एनर्जी का, जितनी बड़ी साइज होगी, हमने देखा था, या तो जितनी छोटी साइज होती है उसका क्या होती है, लेटिस एनर्जी जो होती है उतनी कम होती है, मतलब क्लोजली पैक्ड होता है वो लेटिस, ठीक है। लेकिन साइज जितना बड़ा होता है उसकी लेटिस एनर्जी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये है आपका साइज का ऑर्डर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, जितना छोटा मेटल ये आपका आयन रहेगा उसकी जो पैकिंग होगी वो क्या रहेगी, उतनी ही क्लोज पैकिंग रहेगी, ठीक है, एफिशिएंट पैकिंग रहेगी, उसकी लेटिस एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, उतनी ही हाई होगी, ठीक है। दूसरा, अगर जैसे ही आपका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होगा, जो पैकिंग होगी वो क्या होगी, लूज पैकिंग होगी, और लूज पैकिंग होने की वजह से आपका जो लेटिस एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, आपकी कम होगी, ठीक है। अब लेटिस एनर्जी जैसे ही आपकी कम हुई, ठीक है, हमें क्या निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट। लेटिस एनर्जी आपकी कम होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम ही होगा, बिल्कुल, ये हमने देख लिया है पहले। तो आई माइनस का जो है आपका साइज का ऑर्डर ये है कि आई माइनस की साइज सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। अगर सबसे कम होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे कम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज in size of anion, due to increase in size of anion, lattice energy decreases, so melting point is also decreases। जैसे जैसे आपकी लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किस केस में होगा, आयोडाइड के केस में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसके केस में होगा, फ्लोराइड के केस में। ये तो था आपका केस नंबर 1, जब आपका एल्केली मेटल क्या हो, आपका सेम हो, ठीक है। दूसरा केस होता है जब आपका हेलोजन जो हेलाइड है वो सेम हो, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब अगर हम बात करें किसके लिए, कि आपका हैलाइड सेम हो, तो यहाँ पे तो क्या था, आपका एल्केलाई मेटल सेम हो। दूसरी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी आपके, इफ हैलाइड आयन इज सेम। अगर आपका हैलाइड आयन क्या हो, सेम हो, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अगर आपका हैलाइड आयन सेम होता है तो देखिए जैसे आपका LiX है, NaX, KX, RbX और CSX, ठीक है। अगर इनमें हमें कंपैरिजन करना हो तो LiX हमें पता है लिथियम का छोटा साइज होता है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है, मोर पोलराइजेशन, क्या होता है इसका, मोर पोलराइजेशन। और मोर पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होते हैं इसमें, क्या होते हैं आपके, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, फेजांस रूल, ठीक है। या फिर आयनिक बॉन्ड में थोड़े से कोवेलेंट कैरेक्टर, जो कोवेलेंट बॉन्ड आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऐड हो जाते हैं, वो आता है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अगर हाई पोलराइजेशन है इसकी वजह से इसमें क्या होता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से होता है ये है कि जहाँ पे LiX का मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए सबसे ज़्यादा, वो क्या हो जाता है, LiX का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हो जाता है सबसे कम अपने रेस्पेक्टिव हैलाइड्स में। तो और आपके जो नॉर्मल है, ये बाकी के जो भी हैलाइड्स हैं ये सब क्या है, नॉर्मल ट्रेंड शो करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इनमें, अगर हम कंपैरिजन करें, अगर क्लोराइड के केस लेते हैं, क्लोराइड का अगर हम केस लेते हैं तो आपका NaCl, फिर Na, अगर हम क्लोराइड का केस लेते हैं तो आपका NaCl, KCl, RbCl, CSCl, और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है आपका LiCl। नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, बाकी में तो क्या है आपका लेटिस एनर्जी वाला ट्रेंड रहेगा। ये बाकी जो चार हैं इनमें क्या होता है, आपका लेटिस एनर्जी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, तो लेटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज इन
लेटिस एनर्जी, डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन LiCl उसका साइज क्या है, सबसे छोटा है, तो उसकी लेटिस एनर्जी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, बट उसमें मोर पोलराइजेशन की वजह से मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, सबसे कम। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू जनरेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये होता है आपका हैलाइड्स का ऑर्डर, ठीक है। नॉर्मल हो, अगर आपका हैलाइड्स की जगह अगर एल्केलाई मेटल सेम हो तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। लेकिन अगर आपका हैलाइड सेम हो तो जो आपका लिथियम का हैलाइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है, और बाकी का ऑर्डर क्या रहेगा, साइज के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमने हैलाइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे जो भी आपके कंपाउंड्स है, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, ऑक्साइड और लास्ट में आपके हैलाइड्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना, ये अधिकतर आपके केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में आपके कवर हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है वो अगर अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आपको ये ऑर्डर इजीली समझ में आ जाएंगे कि कैसे मोर पोलराइजेशन होता है, कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उन चैप्टर को पढ़ोगे, दोबारा रिवाइज करोगे केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल को, तब आपको ये टर्म जो है एकदम से क्लियर हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका एस्प्रो, ऐसे टाइप की जो चैप्टर होते हैं ना, इनको आपको क्या करना पड़ता है, सर्कुलेट करना पड़ता है। मतलब क्या है, हर थोड़े थोड़े दिन में एक बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके ये जो चीज़ें हैं ये माइंड में कैप्चर होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने आज देखा लेक्चर, नोट्स बनाए रख दिया, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर देखा, नोट्स बनाए रख दिया, नहीं। आपको लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले या देखने से पहले उस लास्ट डे क्या पढ़ाया है और अब तक क्या पढ़ाया गया है वो सब आपको देखना है, ठीक है ना। तो आपको सर्कुलेट करते हुए रहना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ये आपस में इंटर रिलेट होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो आगे से आगे काम में आती रहती है, ठीक है। तो वो भी हम देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं, आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। थैंक यू।